हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और स्वागत करता हूं मैं आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पंडित पन्नालाल घोष। और ये सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंडित पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो पता ही होगा बांसुरी से था। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल लिपि में एक्स चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है। किसमें, तो ताल लिपि में। किस चीज से, तो एक्स चिन्ह से किस चीज को सूचित किया जाता है, तो सम को सूचित किया जाता है ताल लिपि में एक्स चिन्ह से, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भरत मुनि की रचना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि ताल लिपि, नाट्य शास्त्र, स्वर लिपि और भजनावली। ये चारों ऑप्शन में से भरत मुनि जो है इनकी रचना कौन सी है, तो नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किनकी रचना है, तो क्या याद रखिएगा भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित रामचतुर मलिक किस विधा के थे। पंडित रामचतुर मलिक जो थे ये थे क्या, गायक, वादक, नर्तक या चित्रकार, तो पंडित रामचतुर मलिक जो थे एक गायक थे। क्या थे, तो गायक थे पंडित रामचतुर मलिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। संगीत पारिजात जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संगीत पारिजात के लेखक कौन थे, तो पंडित अहोबल, या फिर अहोबल भी ऑप्शन में हो सकता है। तो अहोबल जो थे ये संगीत पारिजात के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताल में 10 मात्राएं हैं, यानी कि चार ऑप्शन में से आपको बताना है किस ताल में ना 10 मात्राएं होती हैं। तो झप ताल जो है उसमें 10 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद फैयाज खां जो है या किस घराने से आते हैं, तो आगरा घराने से आते हैं। और देखिए आपका जो सिलेबस है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, पेपर फर्स्ट में सबको पता है 15 इकाई पढ़ना है, 15 यूनिट पढ़ना है, और पेपर सेकंड में 17 यूनिट पढ़ना है, 17 इकाई पढ़ना है। तो उसमें आप देखिए आपके सिलेबस में केवल इतना मेंशन किया गया कि हिंदुस्तान संगीत के विभिन्न घराना। अब उसमें कहीं पर भी ये मेंशन ही नहीं किया गया कि आगरा घराना पढ़ना है, ग्वालियर घराना पढ़ना है, दिल्ली घराना पढ़ना है, या जयपुर घराना पढ़ना है, भिंडी बाजार घराना पढ़ना है, या फिर दरभंगा घराना पढ़ना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी घराना है उस सभी घरानों को एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो, उसमें आपको पहले ही सब कुछ करवा चुके हैं। जैसे आगरा घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना ये सब करवा दिए थे। एक दिल्ली बच गया था, दरभंगा बच गया था, भिंडी घराना बच गया था, वो नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ये सब घराना आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा घराना के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जाएगा कि ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन थे। इस सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा उस्ताद फैयाज खां जो थे या किस घराने से आते हैं, तो उस्ताद फैयाज खां जो है या आगरा घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार ताल में कितनी तालियां होती है। चार ताल जो है इसमें तालियों की संख्या कितनी होती है, 2, 4, 3 या 5। तो चार ताल जो है इसमें तालियों की संख्या जो है वो 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग केदार किस ठाट से उत्पन्न होता है। राग केदार जो है किस ठाट से उत्पन्न होता है, काफी से, कल्याण से, भैरव से या बिलावल से। तो राग केदार जो है एक कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताल लिपि में 2 चिन्ह का मतलब क्या होता है। ताल में ना 2 चिन्ह जो होता है, 2 लिखा होता है, उस चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो उस चिन्ह का मतलब होता है दूसरी ताली। 2 का मतलब दूसरी ताली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। एक जो सप्तक होता है उसमें स्वरों की संख्या जो है वो 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है एक सप्तक में स्वरों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से पूछा जा रहा है कि जो जितने भी राग दिया है इस चारों राग में से किस राग के आरोह में, आरोह अलग होता है और अवरोह अलग होता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो किस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औंडव राग जो है इसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नी रे गा रे नी रे सा, यह किस राग की पकड़ है। अब जितना राग दिया हुआ इस सब राग को पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा ये किस राग का पकड़ है, और ये सब आपको करवा चुके हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है नी रे गा रे नी रे सा, ये जो है ये किस राग की पकड़ है, तो ये राग यमन का पकड़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जब राग यमन आप पढ़िएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा किस राग की पकड़ है। और आपके सिलेबस में भी आपको दिया हुआ है कि जितना भी राग है उस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है उस सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ कि सभी राग को पढ़ना पड़ेगा, उसमें राग का नाम भी लिखा हुआ है।
जब आप अपना इकाई फर्स्ट देखिएगा, जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो पेपर फर्स्ट देखिएगा, तो उसमें थोड़े कम ही इकाई पढ़ना है, उसमें जो इकाई है उसमें थोड़े कम है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि किस इकाई में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा उसमें आपको कौन कौन सा राग पढ़ना है वो आपको दिया हुआ है। फिर पेपर 2 देखिएगा तो उसमें कुछ अलग इकाई पर दिया हुआ है, उसमें क्या है कि उसमें कुछ और भी राग के बारे में पढ़ना है। जैसे पेपर फर्स्ट में कुछ कम ही राग के बारे में पढ़ना है, लेकिन पेपर 2 में कुछ ज़्यादा ही राग के बारे में पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो आपको सिलेबस में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? शांडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो 6 लगते हैं शांडव जाति में स्वर, यानी कि ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी। और देखिए आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, और इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता देते हैं ताकि जो लोग अभी तक इसको नहीं लिए वो ले सकते हैं, और जो लोग भी इसको पीडीएफ को ले चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम आपका बहुत ही कीमती है। आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, 28 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको कैसे लेना और क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, और जिनका पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का उनको दोनों पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि उनको 5 पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपका पेपर फर्स्ट होगा तो पेपर फर्स्ट में टोटल आपको 15 इकाई पढ़ना है, 15 यूनिट पढ़ना है। यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, लेकिन 14 नहीं 15 इकाई आपको पढ़ना है। अब 15 इकाई में क्या पढ़ना है, जैसे आपको अभी देखे थोड़ा देर पहले कि विभिन्न घराना लिखा हुआ है, हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराना। अब विभिन्न घराना में जितना भी घराना है सबको पढ़ना पड़ेगा, उसमें जितना पढ़ना है जो भी पढ़ना है वो आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है 60 से 65 पेज का ये पीडीएफ है, इसको कर लेते हैं तो आपका जो आधा से ज़्यादा सिलेबस होगा, 60 to 70% सिलेबस जो होगा वो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा थ्योरी पोर्शन आपका यहीं से कंप्लीट होगा। जो भी पढ़ना है ना वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। चाहे आपका बिहार के जितने भी कलाकार के बारे में पढ़ना है, यानी कि सिलेबस वाइज इकाई जैसे पहला इकाई में जो पढ़ना है पहले सिलेबस दिया ऊपर में, फिर उसके बाद आपको इकाई वाइज पहला इकाई में जो पढ़ना है, सेकंड इकाई में जो पढ़ना है, थर्ड फोर्थ जो भी पढ़ना है वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अब क्या आप यहाँ पर पूरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। अब पढ़ चुके हैं तो देखेंगे ना कि क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं। इस पीडीएफ में आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। इस 500 प्लस ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका जो पूरा प्रैक्टिस होगा वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब पिछले साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि पिछले साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो PYQ म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थर्ड पीडीएफ है, इसमें आपको 350 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, और इसको कर लेते हैं तो आपका PYQ कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें केवल STT का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, BPSC हो, STT हो या अन्य राज्य के और भी जो म्यूजिक का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया या और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सब क्वेश्चन आप लोगों को इस पीडीएफ पे मिल जाएगा। 350 प्लस क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं तो आपका PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पीडीएफ की। इसमें आपको क्या रहेगा, वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित टोटल 112 प्रश्न रहेगा। अभी आप शुरू में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसी को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में मिनिमम पूछा जाएगा 8 से 10 और मैक्सिमम 12 से 15। अब देखिए अगर आप ये 112 क्वेश्चन कर लेते, इसमें जो 112 दिया हुआ है, तो आपके 8 से 10 नंबर तो केवल एक इस पीडीएफ से ही कंप्लीट हो जाएगा। ये 8 से 10 नंबर कैसे, अभी बता 8 से 10 या 12 से 15 आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित। जैसे आपसे पूछा जाएगा जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपको पता नहीं होगा, तो आप जैसे इस पीडीएफ को पढ़ेगा तो ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको करके आप लोग अच्छा नंबर और बहुत ही कम समय अपना तैयारी कर सकते हैं। समझ गए, इसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो सिलेबस होगा 70 to 80% सिलेबस यहाँ से बस कवर हो जाएगा। बस इसको अच्छे से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि कहीं से भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए, बस आपके सिलेक्शन हाथ में, बस इतना आप लोग कर लीजिए। अब लेना किस तरह से इस पीडीएफ को, तो वो देखिए पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये। अब इस 30 रुपये को पे कैसे करना है और लेना कैसे वो देखिए। ये नंबर है 7903820891। ये जो नंबर है इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपये 30 रुपीज़ पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इसको पे करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जैसे पे कीजिएगा 30 रुपये पे कर देना, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे, ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर पे, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को भेज देना और एक मैसेज कर देना पेपर फर्स्ट, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट हो तो पेपर फर्स्ट मैसेज करेंगे, पेपर सेकंड हो तो पेपर सेकंड मैसेज करेंगे, और इसका पीडीएफ जो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और दोनों अगर चाहिए पेपर फर्स्ट का भी सेकंड का भी, तो आप लोग 60 पे करके 60 पे करके दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का पेपर फर्स्ट होगा तो 30 रुपये केवल पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और अपना क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है।
तीन ताल जो होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है तीन ताल में मात्राओं की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के ऊपर से नीचे उतरने के क्रम को क्या कहते हैं। स्वर का जो ऊपर से नीचे का उतरने का जो क्रम होता है उसे हम लोग कहते हैं अवरोह। अब पूछा जाएगा कि स्वर के ऊपर से बढ़ने के क्रम को क्या कहेंगे, यानी पर नीचे से उतरने के क्रम को। अब यहाँ पर आता है बढ़ने के क्रम को, तो उसको कहेंगे आरोह। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादरा में कितने विभाग होते हैं। दादरा ताल जो होते हैं इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या 6। तो दादरा ताल में विभागों की जो संख्या है वो 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव जो है इसको गाया कब जाता है, तो प्रातः काल के समय। कब गाया जाता है, तो प्रातः काल के समय राग भैरव का गाने का समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट का राग है। राग देश जो है यह किस ठाट का राग है, तो राग देश जो है ये खमाज ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। राग देश किस ठाट का राग है, तो खमाज ठाट का राग है राग देश। जितना भी राग है सबको आपको पढ़ना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति कितनी होती है, 2, 3, 4 या 5। तो जाति कितनी होती है, तो सिंपल सा है, जाति 3 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे। वो जो ऊपर बताए थे आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न, तो इन्हीं सभी प्रश्नों को कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो तबला वादन करते थे, तबला बजाते थे उस्ताद जाकिर हुसैन। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 9 मार्च 1951 को, याद रखिएगा 9 मार्च 1951 को उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। कई बार जन्म पूछ लेता है, इसलिए याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी स्वर क्या होता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वादी में और संवादी में, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ है राग यमन का वादी स्वर। तो वादी स्वर जो है वो क्या होता है, गौ, मो, पो या फिर नी होता है। तो राग यमन जो है इसका वादी स्वर होता है गौ, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। एक ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10, 12, 14 या 16। तो एक ताल में मात्राओं की जो संख्या है वो 12 होती है। कितनी होती है, तो 12 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती है। संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियां पाई जाती है, तो संगीत में मुख्यतः याद रखिएगा 2 ही पद्धतियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियम अनुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं। नियम अनुसार स्वरों के चलन को हम लोग क्या कहते हैं, तान, अलाप, अलंकार या फिर कंपन कहते हैं। तो नियम अनुसार स्वरों का जो चलन है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सा ए प कहलाते हैं। सा ए प जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वादी, चल, अचल या संवादी कहलाते हैं। तो सा ए प जो होते हैं ये कहलाते हैं अचल, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राग में त्रिभ में प्रयोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस राग में त्रिभ में का प्रयोग होता है। समझिए, का प्रयोग किस राग में होता है, त्रिभ में। तो ये होता है यमन राग में, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, राग भूपाली किस ठाट का राग है। राग भूपाली जो है किस ठाट का राग है, कल्याण, बिलावल, भैरवी या फिर काफी का। तो राग भूपाली जो है यह है कल्याण ठाट का राग, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाट है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है इसमें ठाटों की संख्या कितनी है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 ठाट होते हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर से आ गया वाद्य यंत्र, उनके वादक से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे या फिर बजाते थे। तो सितार वादन के लिए सितार बजाते थे पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग देश का वादी स्वर क्या होता है। राग देश जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, इसका प होता है, गौ, ध होता है या फिर रे होता है। तो राग देश जो है इसका वादी स्वर जो है वो रे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचम स्वर किसे कहते हैं। पंचम स्वर जो है किसे कहते हैं, तो पंचम स्वर जो है प को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो प को कहते हैं पंचम स्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता ही होगा ऑलरेडी, शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे। शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे, सबको पता है, बिस्मिल्लाह खां। या फिर इस तरह से भी पूछा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, या बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। तो सबको पता है शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट
क्वेश्चन है हमारा, राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है। राग में लगने वाला मुख्य स्वर जो है वो क्या कहलाता है, वादी, संवादी, अनुवादी या फिर विवादी। सिंपल सा क्वेश्चन है, राग में लगने वाला मुख्य स्वर, तो राग में लगने वाला जो मुख्य स्वर है वो वादी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जितना आप देख रहे हैं थ्योरी का पोर्शन, वो जो पीडीएफ आपको बताया था ना फर्स्ट पीडीएफ, उसमें पूरा थ्योरी का पोर्शन ही दिया होगा, उस सब में उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। जैसे इसमें दिया है ना कि राग में लगने वाला मुख्य स्वर क्या कहलाता है, तो वादी कहलाता है। वादी किसे कहते हैं, संवादी, अनुवादी, विवादी। आपका सिलेबस के अनुरूप, जैसे सिलेबस में 15 इकाई पढ़ना है, 15 इकाई में जो कुछ भी पढ़ना है वो सब आप लोगों को उस पीडीएफ पे मिल जाएगा। उसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बुक की तरह। बुक में तो ये भी रहता है ना कि कोई भी अगर बुक बनाया जब जाता है तो आपका एग्जाम कौन सा होगा उसके अनुरूप तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन वो जो पीडीएफ है वो आपके एग्जाम के अनुरूप ही बनाया गया, एग्जाम के लिए ही बनाया गया। आपके सिलेबस में जो कुछ भी 15 इकाई में पढ़ना है वो आपको उस पीडीएफ पे मिल जाएगा। टोटल 4 पीडीएफ है, उसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।